वेलकम टू आई साइंस। तो आज जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करें फिजिक्स में, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। अब यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स का आज पहला लेक्चर है। तो पहली बात तो ये बता दूं कि ये बेसिकली आपका फिजिक्स का पार्ट 2 यहाँ से शुरू होता है। पार्ट 1 जो है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स तक कंप्लीट होता है। पार्ट 2 देखा जाए वैसे आपको एग्जाम में पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं है, लेकिन अगर हम इसको फिजिक्स को 2 पार्ट में अगर डिवाइड करें तो वेव ऑप्टिक्स से जो हमारा फिजिक्स है ना, वो वहाँ से पार्ट 2 शुरू होता है। अब ये जो वेव ऑप्टिक्स है, इसको समझने के लिए हमको थोड़ा इसका बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा। इसका जो हिस्ट्री है, जो हमने स्मॉलर क्लासेस में पढ़ा है, शायद 9th में 10th में 11th में था ही आपको रे ऑप्टिक्स। तो ये बेसिकली पहले इसका नॉलेज अगर होगा तभी हम जाके वेव ऑप्टिक्स में जा सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं, देखते हैं क्या था हमारा 11th और 9th और 10th में वेव ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि लाइट जो है एक तरह का रे है क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में पाथ फॉलो करती है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। याद करिए ये वर्ड था आप लोग को, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। मतलब लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। इसको अगर एक्सप्लेन करना एग्जांपल से, तो बेस्ट एग्जांपल है शैडो। हमारा जो शैडो हमारा बनता है, जो भी हम शैडो देखते हैं रोड पे या जमीन पे, वो क्यों बनता है? क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में पाथ फॉलो करती है। अगर उसमें ऑब्स्टिकल बीच में आएगा तो लाइट अपना बेंड नहीं कर पाती है, अपना पाथ चेंज नहीं कर सकती है वो, तो वहां पे उस जगह पे आपको शैडो दिखता है। ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है बताने के लिए कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो यही देख के बोला गया कि लाइट को हम लोग एक रे से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बन गया रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट। अब इस रे ऑफ लाइट से जो फेनोमेना देखने को मिला, उसके बारे में लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया और उसको स्टडी किया। जैसे कि एक फेनोमेना अगर हम लोग बात करें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बड़ा कॉमन फेनोमेना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। भाई क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? भाई जब भी लाइट किसी भी सरफेस पे, जनरली पॉलिश सरफेस हो तो ज्यादा अच्छा है, जनरली पॉलिश सरफेस पे अगर आपको रिफ्लेक्शन देखना है तो अच्छे पॉलिश सिल्वर सरफेस होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। तो एक सिल्वर पॉलिश सरफेस है, तो अगर लाइट इस पे गिरती है, इस सरफेस पे, तो ये देखा गया है कि लाइट सरफेस पे हिट करने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस सेम मीडियम में वापस आ जाती है। तो इसके 2 लॉज हैं। पहला लॉ क्या है? इंसिडेंट रे। अब ये जो आपका रे ना PQ, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, क्योंकि वो इंसिडेंट हो रहा है, वो गिर रहा है सरफेस के ऊपर। अब ये रिफ्लेक्ट होके बाहर आ रहा है QR, तो QR को बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और एक और हम लोग को लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ जो दोनों इंटरसेक्ट हो ना, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे, वहां पे हमको एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करना है। नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर लाइन जिसको नॉर्मल कहा जाता है। ये होने के बाद पहला लॉ क्या बोलता है? पहला लॉ बोलता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस lie in same plane। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सब के सब एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये पहला ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंट है। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है? भाई दूसरा ऑब्जर्वेशन है कि ये जो आपका इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है, एंगल, उसको हम लोग सपोज रिप्रेजेंट करते हैं I से, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है, उसको सपोज हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे R से, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेकेंड लॉ बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये 2 लॉज ऑब्जर्व किए, मतलब ये 2 प्रॉपर्टीज आप बोल सकते हैं जिसको बाद में लॉज बोला गया। तो ये 2 चीज ऑब्जर्व की गई रिफ्लेक्शन के बारे में, जो आप जानते भी हैं।
फिर दूसरा पॉइंट कौन सा है? दूसरा पॉइंट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्रैक्शन लाइट रिफ्रैक्ट तब होता है जब एक ऐसे इंटरफेस पे लाइट गिरती है जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, दो अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम के इंटरफेस पे। तो दो ट्रांसपेरेंट, जैसे वो एयर वाटर हो सकता है, वाटर ग्लास हो सकता है, कोई भी दो ट्रांसपेरेंट मीडियम के बीच में अगर लाइट इंसिडेंट होती है तो ये आपकी लाइट इंसिडेंट हो गई, ठीक है। अब ये दोनों अलग अलग मीडियम है और दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है। अब क्या देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है कि इस जगह पे लाइट जो है वो दूसरे मीडियम में जाती है, लेकिन उसका डायरेक्शन सेम नहीं होता है, वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देती है। यहां भी एक नॉर्मल बनेगा, जैसे यहां बना था, यहां भी एक नॉर्मल बनेगा। ये Q है, ये आपका N डैश बोल सकते हैं, और ये R है। यहाँ पे जो PQ है ना, उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, जैसे यहाँ पे नाम दिया था इंसिडेंट रे। यहाँ पे QR रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि सेम मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हुआ, लेकिन ये जो QR है इसको रिफ्लेक्टेड रे नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड, क्योंकि ये जो रे है वो सेम मीडियम में नहीं, वो दूसरे मीडियम में, ठीक है। और उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया है क्योंकि एक्चुअल डायरेक्शन लाइट का ये था, लेकिन उसने अपना पाथ चेंज कर दिया। और ये आपका नॉर्मल लाइन है एट द पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंट। तो पहला लॉ क्या होगा? पहला लॉ सेम होगा, पहला लॉ होगा इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ द इंटरफेस लाइन सिंपली। इसमें कोई बदलाव नहीं, आपका इंसिडेंट रे, आपका रिफ्लेक्टेड रे, आपका नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे दो मीडियम सेपरेटेड इंटरफेस पे, वो सबके सब एक ही प्लेन पे लाई करती है। पहला प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या देखी गई है? देखिए जैसे ये आई है, यहाँ भी आई है, आपका एंगल ऑफ नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब ये नॉर्मल लाइन का जो रिफ्रैक्टेड रे के साथ एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें जो सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड लॉ है, उसको कई लोग स्नेल्स लॉ, हम लोग इसको स्नेल्स लॉ बोलेंगे, स्नेल्स लॉ। अब क्या है स्नेल्स लॉ? n1 sin i is equal to n2 sin r। अब नया ये n1 n2 क्या है, ये भी शायद आपने सुना होगा, फिर मैं बता देता हूँ। n1 n2, अब ये आपका एक पर्टिकुलर मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है। इस मीडियम का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जिसको n1 से डिनोट किया जाता है। इस मीडियम का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जिसको n2 से डिनोट किया जाता है। तो भाई n1 n2 क्या है? n1 n2 है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ द मीडियम। ये जो आपके दो मीडियम हैं उनके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस है। अब हर एक चीज समझना है। देखिए हम वे ऑप्टिक्स शुरू किए हैं तो हमको ऑप्टिक्स का हर एक चीज समझना पड़ेगा, और वैसे भी आपको 11th का ऑप्टिक्स भी आना चाहिए अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो n1 n2 के एब्सोल्यूट मतलब क्या भाई? एब्सोल्यूट क्यों बोला गया? एब्सोल्यूट इसलिए बोला गया क्योंकि ये जो दो रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस हैं इनका जो डेंसिटी है, जिसको ऑप्टिकली डेंसर या ऑप्टिकली रेयर कहा जाता है, उसका जो डेंसिटी है उसको कंपेयर किया जाता है विथ एयर या वैक्यूम। तो जब किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर या वैक्यूम से कंपेयर किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये पर्टिकुलर मीडियम है n1, यहाँ पे एक्चुअली लिखना चाहिए एयर, मगर नहीं भी लिखेंगे तो भी समझने का कि एयर है। तो जब एयर मीडियम होता है ऊपर की तरफ, वो नहीं लिखा जाता है, तब उसको कहा जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी का जैसे ग्लास है, ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ये आपने लास्ट ईयर शायद पढ़ा होगा। तो अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इसका मतलब जब लाइट एयर से ग्लास, दिस इज फ्रॉम एयर टू ग्लास, यही बताता है, एयर से ग्लास में अगर लाइट जा रही है तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 है।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करता क्या है, कंपेयर करता है। किसको कंपेयर करता है, स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम। क्योंकि डायरेक्शन के साथ लाइट का स्पीड भी चेंज होता है। और क्यों होता है, क्योंकि दोनों का जो ऑप्टिकली डेंसिटी है ना, ऑप्टिकल डेंसिटी दोनों मीडियम का वो अलग अलग है। सिंस दोनों मीडियम का डेंसिटी अलग अलग है तो लाइट सेम जब तक मीडियम में होगा तो उसका डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन में होगा। जैसे मीडियम चेंज होता है ना, ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो अपना डायरेक्शन चेंज करता है वेलोसिटी के साथ। वेलोसिटी चेंज होती है तो डायरेक्शन चेंज होता है। और ये चीज कौन पकड़ता है, इस बात को कौन पकड़ के हमको बताता है, ये हमको बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही ये बता रहा है कि भाई वो दोनों मीडियम में कितना फर्क है। तो एब्सोल्यूट वर्ड याद रखिएगा, तभी लिखा जाता है जब कंपेयर एयर से किया जाएगा। और डिटेल में भी है इसके बारे में, हम आगे देखेंगे चाहिए तो। ये आपका स्नेल्स लॉ है। N1 इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम का, N2 इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम का। तो ये दो फेनोमेना बड़े पॉपुलर फेनोमेना है, हम लोग स्कूल में पढ़े हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन तो शायद आपने नया नया पढ़ा होगा 10th में, और 11th में तो डेफिनेटली पढ़ा हुआ है। ओके अब इसके साथ और क्या चीज देखी गई, और ये भी चीज देखी गई कि जब लाइट प्लेन मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स पे होती है तो किस तरीके से इमेजेस बनते हैं। याद करिए, रियल इमेजेस, वर्चुअल इमेजेस, लेंसेज के एग्जांपल्स थे लास्ट ईयर, प्रिज्म्स के एग्जांपल्स है, कैसे स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट देखने को मिलता है, कैसे रेनबो के कलर्स देखने को मिलते हैं। डिफरेंट जो फेनोमेना है ना, वो सब ये लाइट के जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बेस पे हम सब फेनोमेना, तो बड़ा फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग फेनोमेना लाइट हमको हमारे सामने प्रेजेंट करता है। तो लाइट बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, लोगों को बहुत इंटरेस्ट लगता भी था, लोग इसके बारे में जानते, लोग इसके बारे में बहुत रिसर्च समझने की कोशिश करते थे कि ऐसा क्यों है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि लाइट एक ऐसी चीज है जिसके बिना हम, अगर लाइट ना हो तो हम कोई चीज देख ना सकें। लाइट की वजह से हमको सब कुछ दिखता है। और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि लाइट हमको दिखाता है चीज, हम जो चीज देखते हैं ना वही देखते हैं जिस तरह से हमको लाइट दिखाती है। इसका मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि हमको कोई चीज दिख रही है लाइट की वजह से, लेकिन एक्चुअली वैसा वो अभी नहीं हो पॉसिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि अगर आप कोई चीज से, सन है, अभी सन का पोजीशन का आप देख रहे हैं, अब सन कह रहा है हाँ भाई डायरेक्ट इस समय सन इस पोजीशन पे, एक्चुअली उस पोजीशन उस समय सन उस पोजीशन पे नहीं है। सन का पोजीशन 8 मिनट पहले था, क्योंकि लाइट को लगता है 8 मिनट आपके तक पहुंचने को। तो बहुत बार मतलब लाइट का मैं आपको एक चीज बहुत क्लियरली बता सकता हूँ कि लाइट जो है, जो आपको दिखाता है, वो जरूरी नहीं है कि वो एकदम ट्रुथ हो, सही हो, मगर बिना लाइट के तो कुछ चल नहीं सकता है। सो लाइट इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग फेनोमेना हो जाता है। इसके लिए काफी लोगों ने इस पे बहुत सोचा, समझना शुरू किया, लोग इसके बारे में स्टडी करने लगे और अपनी अपनी थियोरी लेके आने लगे, है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या अलग अलग लोगों की थियोरी आई और कैसे हम इस टॉपिक पे पहुंचे जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। अभी तक हम लोग वेव ऑप्टिक्स पे पहुंचे नहीं है। कारण यह है क्योंकि हमको इसका पहले बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि वेव ऑप्टिक्स आया किस वजह से, स्टडी क्यों किया जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं नेचर ऑफ लाइट। अब हम जानना, अभी हमारे साइंटिस्ट लोग जानना चाह रहे थे कि लाइट का नेचर क्या है भाई। अभी हम लोग ये जो फेनोमेना देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, रिफ्रैक्शन देख रहे हैं, तो इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन भी तो देना पड़ेगा ना। दिख तो रहा है फेनोमेना, व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले ग्रीक साइंटिस्ट था डेस्क्रेटस इन द ईयर 1636। इसने प्रपोज किया, ही प्रपोज्ड, क्या प्रपोज किया, ही प्रपोज दैट लाइट इज अ पार्टिकल। ही वॉज द पर्सन टू प्रपोज द फर्स्ट टाइम, पहली बार का अगर किसी ने प्रपोज किया तो लाइट के बारे में कुछ साइंटिफिकली बताना शुरू किया, क्योंकि उसके पहले इतना लोगों ने वर्क इस पे नहीं किया था। He was the first person जिसने पहली बार बोला भाई लाइट जो है ना पार्टिकल है। He proposed it। अच्छा, बड़ा
आश्चर्यचकित बात यह है कि इस पे लोगों ने फिर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जब तक कि न्यूटन ने उस पर वर्क करना शुरू नहीं किया अराउंड 20-30 साल बाद, 20-30 साल बाद। लेकिन यू कैन से समवेयर इन द ईयर अराउंड, अगर हम लोग न्यूटन की बात करें तो समवेयर 1660s में, 65 और समथिंग न्यूटन ने वर्क किया। 1660 से 1700 तक इस पे वर्क किया लाइट पे। एंड ही केम, इसने ये जो कंसेप्ट है ना डिस्क्रिप्टर्स का, न्यूटन को दिमाग में बैठा, उसने सोचा, उसने डिस्क्रिप्टर्स के थ्योरी पे वर्क किया ना, स्टडी किया और उसने अपना एक हाइपोथेसिस दिया, या उसका पोस्टुलेट या हाइपोथेसिस। पोस्टुलेट उसने क्या किया, उसने जो पार्टिकल है ना उसको नाम दे दिया कॉर्पसल्स। उसने बोला लाइट इज मेड अप ऑफ कॉर्पसल्स, नाम बदल दिया। डेस्क्रिप्टर ने बोला था कि लाइट इज अ पार्टिकल, न्यूटन ने बोला लाइट इज अ कॉर्पसल। अब कॉर्पसल क्यों बोला, क्योंकि उसको कुछ उसमें एक्सप्लेन करना था, इसलिए उसने कॉर्पसल बोला। और इसी से पैदा हुआ एक थ्योरी जिसको कहा जाता है कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट जो न्यूटन की थ्योरी थी अबाउट लाइट। न्यूटन ने थ्योरी दिया लाइट के बारे में जिसका नाम पड़ा कॉर्पस्कुलर थ्योरी। तो हम पहले ये देखेंगे कि क्या इसने बोला था। देखते हैं, चलिए पहला पॉइंट इसने, जैसे कि मैंने बोला, इसने बोला लाइट इज मेड अप ऑफ कॉर्पसल्स। और ये कॉर्पसल्स कैसे हैं? दे आर रिजिड, दे आर हार्ड, इलास्टिक एंड मासलेस। अब देखिए ये सब हाइपोथेसिस समझते हैं, मतलब कि आप इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर सकते, ये मेरा मानना है और ये मैं बता रहा हूँ। और फिर ये बोला जाएगा कि आप ये चेक कर लो कि ये अप्लाई हो सकता है। इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली, उसी को कहा जाता है हाइपोथेसिस। तो क्या बोला उसने, ये कॉर्पसल्स हैं, बड़े रिजिड हैं, हार्ड हैं, इलास्टिक हैं और मासलेस है। मासलेस उसने क्यों बोला, क्योंकि अगर मास होगा तो लोग पूछेंगे भाई मास है तो हमको फिर जब भी लाइट हमको हिट करती है तो हमको फील होना चाहिए ना, तो उसने बोला मास ही नहीं है तो आप लोगों को फील नहीं होगा क्योंकि वो मासलेस है। तो उसने सबसे पहला ये बोला। दूसरा उसने क्या बोला कि ये जो रिफ्लेक्शन होता है ना, रिफ्लेक्शन वो रिपल्सिव फोर्स की वजह से, रिपल्सिव फोर्स। और जो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन वो अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से होता है। ध्यान दीजिएगा, उसने बोला कि जब लाइट गिरती है मीडियम अपना पॉलिश सरफेस पे और रिफ्लेक्ट होती है, वो इस वजह से कि कॉर्पसल्स जो होते हैं लाइट के और वो मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल। तो जैसे लाइट उस सरफेस पे गिरती है, रिपेल होके वापस चली जाती है। ये उसका मानना था। क्या था? ये लाइट गिरी, बोलता है ये सरफेस है ना, ये रिपेल करेगा तो ये वापस चली जाती है, इसलिए रिफ्लेक्शन होता है। फिर उससे पूछा गया रिफ्रैक्शन कैसे होता है? उसने बोला रिफ्रैक्शन इसलिए होता है क्योंकि वहां पे ये जो मीडियम होता है इसके पार्टिकल्स इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते, खींचते हैं उसको, इसलिए रिफ्रैक्शन होता है। ये उसका कहना था, ये हाइपोथेसिस था। फिर उससे पूछा गया कि भाई ये जो लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये कैसे सेटिस्फाई होता है? उसने बोला देखिए इलास्टिक है ना, मैंने बोला मैंने हाइपोथेसिस के इलास्टिक है तो जो कोलिजन होगा वो इलास्टिक कोलिजन होगा। अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो ये सेटिस्फाई होगा ही नहीं, होगा डेफिनेटली होगा। अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो जिस एंगल से इंसिडेंट हुआ उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होने वाला है। आपने अगर कोलिजन चैप्टर पढ़ा है लॉज ऑफ अपना इक्वेशंस, लॉज ऑफ फोर्सेस में, मतलब लॉज ऑफ मोशन जो है फोर्सेस, और वहाँ कोलिजन्स पढ़ा था, मोमेंटम पढ़ा था, तो वहाँ है इलास्टिक कोलिजन से आपको आराम से आप सेटिस्फाई हो गया। तो लोगों ने माना ठीक है, न्यूटन का इतना स्टैंडिंग था तो लोगों को मानना पड़ा, सुनने का और एक्सप्लेनेशन हो रहा है तो ठीक है। अच्छा, फिर पूछा गया उससे ये जो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, स्पीड चेंज हो गया, क्यों होता है? उसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया न्यूटन ने बोला कि ये जो डेंसिटी, ये बोला कि जैसे यहाँ बेंड हो गया अंदर की तरफ, तो बोला अगर डेंसर होगा ना, डेंसर
तो अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग होगा, अट्रैक्टिव फोर्स विल बी स्ट्रांग। और अगर लेस डेंस होगा, लेस डेंस, तो अट्रैक्टिव फोर्स वीक होगा। तो इसके हिसाब से वो क्या बोलना चाहता था कि सपोज ये N1 मीडियम है, रिफ्रैक्टिव N1 और N2 है, ये सपोज इसकी डेंसिटी कम है, ऑप्टिकली लेस डेंसर, ये ऑप्टिकली डेंसर ज्यादा है। तो उसने क्या बोला, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है जिस मीडियम की, उसका अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग होने की वजह से उधर जो लाइट होती है वो हाई स्पीड में जाती है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर, N2 इज ग्रेटर देन N1, तो वेलोसिटी इन द सेकेंड मीडियम will be more than the velocity in the first medium, क्योंकि सेकेंड मीडियम लाइट को ज्यादा स्ट्रांग फोर्स से अपनी तरफ खींचता है, स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स से, इसलिए वहां पे स्पीड बढ़ जाती है सेकेंड मीडियम फर्स्ट मीडियम में कंपैरिजन। फिर उससे पूछा कि अब हमको अलग अलग कलर क्यों दिखता लाइट में, तो उसका आंसर दिया उसने, बोला जो कॉपर सेल्स है ना, कॉपर सेल्स ये अलग अलग साइजेस के हैं, डिफरेंट साइजेस, तो डिफरेंट साइजेस का डिफरेंट कलर्स है। कॉपर सेल कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो जैसे जैसे हमारे आंख पे गिरेगा हमको साइज के हिसाब से अलग अलग कलर दिखेगा। एंड फाइनली दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, वो तो ठीक है, वो तो हम लोग देखते ही हैं, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन इन अ गिवन मीडियम। ये तो देखने को मिलता है कि उसने बोला ये कॉपर सेल्स सेम मीडियम में स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे। तो ये सब उसका हाइपोथेसिस था, एक्सप्लेनेशन था कि क्यों रिफ्लेक्शन होता है, क्यों रिफ्रैक्शन होता है। अब इस पे कुछ क्वेरीज आई। सबसे पहली क्वेरी, ध्यान दीजिएगा, इसके जो हाइपोथेसिस है उसने एक्सप्लेन तो कर लिया रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, लेकिन क्वेरीज आई जिसको हम लोग बोल सकते हैं ड्रॉबैक्स। पहला ड्रॉबैक ये आया, आप बोलते हैं कि अट्रैक्शन सरफेस रिपल्शन होता है दोनों सरफेस पे, इसलिए रिफ्लेक्शन हुआ, इधर अट्रैक्शन होता है तो आप बोलते हैं रिफ्रैक्शन हुआ। लेकिन ऐसा देखा गया है जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है ना, तो वहां पे जब लाइट गिरती है तो देयर इज पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड देयर इज पार्शियल रिफ्रैक्शन, दोनों होता है। बहुत बार दोनों चीज होती है, रिफ्लेक्शन भी, थोड़ा लाइट रिफ्लेक्ट भी होती है, थोड़ा रिफ्रैक्ट भी होती है। तो क्वेश्चन पूछा कि भाई फिर ये कैसे हो सकता है, अगर आपका ये लॉजिक है रिपल्शन और अट्रैक्शन, तो क्या एक ही सरफेस रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों साथ में कैसे कर सकता है? मतलब इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन पार्शियल रिफ्रैक्शन। न्यूटन का थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया इसको। दूसरा, उसका ये जो लॉ है ना डेंसर और रेयर, या डेंसर और रेयर का, लेस देन मतलब रेयरर मीडियम है ना, तो ये देखा गया कि एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली ये रॉन्ग है। मतलब अगर N2 ग्रेटर देन N1 है तो देखा गया कि V2 was less than V1 एक्सपेरिमेंटली। सेकेंड मीडियम में स्पीड की लाइट कम हो गई, जहां पे डेंसिटी ज्यादा थी ना मीडियम की, वहां पे स्पीड, लाइट की स्पीड कम हो जाती है, जबकि न्यूटन के हिसाब से तो स्पीड बढ़नी चाहिए थी, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा तो वो तो नहीं हुई, कम हो गई। ये भी उसका नहीं, was not able to, his theory was not able to explain this phenomenon कि ऐसा क्यों बन। आप तो बोलते बढ़ जाएगा डेंसिटी बढ़ेगी, तो यहाँ तो डेंसिटी बढ़ने से लाइट की स्पीड घट गई, तो वहां पे उसका रॉन्ग हो गया। तीसरा, ये लोगों को जमा नहीं है ये वाला क्या कि भाई अलग अलग साइज के साथ अलग अलग कलर दिखेगा, ये इसका कोई लॉजिक ही नहीं था, नो लॉजिक। कलर का जो एग्जांपल दिया ना न्यूटन ने, नो लॉजिक, जस्ट बोलने के लिए बोल दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट, आगे चल के 2-3 फेनोमेना देखने को मिला, जिसको बोला जाता है पोलराइजेशन एक फेनोमेना है, इंटरफियरेंस एक फेनोमेना है, डिफ्रैक्शन एक फेनोमेना है। ये फेनोमेना न्यूटन का कॉर्पस्कुलर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जो कि देखने को मिलता था, पढ़ेंगे, यही तो बेस है वेव ऑप्टिक्स का। तो ये बेसिकली ड्रॉबैक्स था
तो लोगों ने सोचा कि नहीं, समझा नहीं, शायद न्यूटन का, वैसे न्यूटन का नाम था तो न्यूटन को तो लोग मानते थे, लेकिन यहाँ पे उनको लगा कि न्यूटन फंस गया है। न्यूटन का जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी है वो फंस चुका है, क्योंकि बहुत सारे चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है, इवन दो वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर पा रहा है अपनी थियरी से, लेकिन बहुत सारा चीज है जिसके पास उसका आंसर नहीं है। तब आए हमारे नए न्यू साइंटिस्ट बाय द नेम क्रिश्चियन हाइगन्स। क्रिश्चियन हाइगन्स, उसने बोला लाइट इज नॉट अ पार्टिकल। ये गलत स्टार्टिंग, आपका अजम्पशन की लाइट पार्टिकल है वो गलत है। उसने बोला एक्चुअल लाइट जो है ना वेव है, लाइट इज अ वेव एंड नॉट अ पार्टिकल। अच्छा, एक और ड्रॉबैक है जो आपके टेक्स्ट में नहीं है, मुझे जस्ट अचानक अभी याद आया तो बता रहा हूँ। उससे बोला गया, उससे क्या बोला गया न्यूटन से कि देखिए आप बोलते हैं एक सोर्स है और उसमें से कॉर्पस्कल्स निकल रहा है, ये सोर्स है ना, लाइट का सोर्स है, इसमें से कॉर्पस्कल्स निकल रहा है, और आप बोल रहे हैं कि कॉर्पस्कल्स है तो कॉर्पस्कल पार्टिकल है। तो भाई पार्टिकल अगर निकलता जा रहा है तो थोड़े टाइम के बाद तो ये खत्म हो जाना चाहिए लाइट इसका, क्योंकि इसका सब कॉर्पस्कल खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या? ऐसा तो होता नहीं है ना। यहाँ भी एक ड्रॉबैक था, ये आपके टेक्स्ट में नहीं दिया लेकिन मुझे जस्ट याद आया। मुझे पूछा क्या था, आप बोलते कॉर्पस्कल्स है, पार्टिकल है, पार्टिकल निकलता है तो खत्म हो जाएगा ना एक दिन, सब पार्टिकल ही खत्म हो जाएगा तो फिर बचेगा क्या सोर्स में? ऐसा तो होता नहीं है, सोर्स तो कंटिन्यूसली चलता है उसका लाइट। ये भी इंटरेस्टिंग ड्रॉबैक था जो टेक्स्ट में नहीं है, लेकिन मेरे को लगा कि अभी अचानक याद आया तो मैंने आपको बताया। हाँ, तो इसका काउंटर मतलब ऑपोजिट व्यू किसने दिया? हाइगन ने दिया, क्रिश्चियन हाइगन। तो वेव, तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को अभी थोड़ी देर के लिए ठंडे बस्ते में डालना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सारा चीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। तो भाई ऑल्टरनेट कौन आया? ऑल्टरनेट आया क्रिश्चियन हाइगन्स। क्रिश्चियन हाइगन्स क्या बोला क्रिश्चियन हाइगन्स ने? क्रिश्चियन हाइगन्स ने बोला भाई लाइट इज अ वेव, लाइट इज नॉट अ पार्टिकल, लाइट इज अ वेव। वेव के फॉर्म में मूव होता है, इन द फॉर्म ऑफ वेव, नॉट अ पार्टिकल। उसने बोला कि जैसे आपका साउंड वेव है ना, साउंड वेव, वैसे ही आपका लाइट वेव भी है, मतलब लॉन्जिट्यूडनल वेव, क्योंकि तब तक साउंड के बारे में लोगों को नॉलेज था। तो उसने बोला जैसा साउंड वेव है ना वैसे लाइट वेव है, लॉन्जिट्यूडनल वेव से। ये सबसे पहला उसने बोला। दूसरा उसने बोला कि ये जो लाइट वेव है, ये अभी उससे पूछा गया कि भाई लाइट तो हमको सन से भी आता है, तो बीच में तो वैक्यूम, अभी क्योंकि अगर आप लॉन्जिट्यूडनल वेव्स बोलेंगे तो उसमें तो आपको मीडियम ही लगेगा, पार्टिकल लगेगा, क्योंकि वेव में पार्टिकल चाहिए ना वाइब्रेट करने के लिए। तो पार्टिकल्स किधर है? वैक्यूम होगा। तो उसने एक्सप्लेनेशन दिया, उसने बोला एक अजम्पशन, ईथर मीडियम which is transparent, जीरो डेंसिटी। बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें बोलते थे उस समय लोग। उससे पूछा गया कि लाइट सन से यहाँ तक कैसे आती है जब ऊपर तो मीडियम नहीं, और आप बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव है, तो ये तो कैसे लाइट आती होगी बिना मीडियम के? तो बोला मीडियम है, हमको दिखता नहीं है, वो मीडियम ट्रांसपेरेंट है, जीरो डेंसिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, हमको दिखता नहीं है, लेकिन है। उसको नाम दिया ईथर मीडियम। ये ईथर आपका केमिस्ट्री वाला ईथर नहीं है, उसने बोला ईथर मीडियम है, पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है, पूरे वैक्यूम, आपको लगता है वैक्यूम में कुछ नहीं है, वहाँ मीडियम है, और लाइट उसमें से पास होती है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। अभी इससे ही वॉज एबल टू एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन, उसने एक्सप्लेन किया, हम लोग पढ़ेंगे आगे। रिफ्रैक्शन उसने एक्सप्लेन किया, पार्शियल जो रिफ्लेक्शन था ना, न्यूटन नहीं कर पाया, वो भी उसने एक्सप्लेन किया अपने वेव थियरी से। वेव थियरी से एक्सप्लेन किया उसने रिफ्लेक्शन, पार्शियल। अच्छा, कलर के बारे में उससे पूछा था, जो न्यूटन से पूछा, कलर का क्या है? तो समझ ला कलर का ऐसा है कि इट इज बिकॉज ऑफ द वेव है ना, तो वेव जब आप बात करें ना वेव, तो वहां पे आपका आ जाता है वेवलेंथ, लैम्डा।
उसने बोला कि अलग अलग कलर का अलग अलग वेवलेंथ होता है। उसने बोला जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है तो 7 कलर में क्यों स्प्लिट होती है, क्योंकि व्हाइट लाइट 7 कलर का है। जब वो प्रिज्म से पास होती है, हर कलर का अपना अलग अलग वेवलेंथ है, तो स्प्लिट हो जाती है। तो वेवलेंथ के हिसाब से लाइट कलर्स होते हैं। वो कोई साइज, कॉपर सेल्स का साइज वाइज गलत है। उसने बोला वेवलेंथ इज इंपॉर्टेंट फॉर द कलर्स। हर कलर का अपना अलग अलग वेवलेंथ होता है। इट इज राइट। उसने जो बोला आज की तारीख में माना है, वो सही बात है। तो उसका कहना था इट इज बिकॉज ऑफ वेवलेंथ, जो हमको अलग अलग कलर देखना मिलता है। और एक और चीज, उसका वेव थियरी है ना, वेव थियरी से, वेव की वजह से ही वाज एबल टू एक्सप्लेन कि if refractive index of n2 is greater than n1, then velocity in v2 will be less than v1. He was able to explain in the wave theory. वेव थ्योरी से उसने एक्सप्लेन किया, जो न्यूटन का उल्टा था। न्यूटन का तो उल्टा था। न्यूटन का क्या था, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो द वेलोसिटी ऑफ लाइट भी ज्यादा है, जो रॉन्ग था। ये भी एक्सप्लेन किया उसने। लेकिन इसका भी ड्रॉबैक्स है। चलो ये अब देखो, ऐसा है कि हम लोग जो वेव ऑप्टिक्स पढ़ने वाले वो हाइगन्स का ही पढ़ने वाले हैं। पूरा वेव ऑप्टिक हाइगन्स के ऊपर ही है। अब आप बोलेंगे सर हम लोग ये पढ़ने वाले, अब आप बोल रहे हैं इसमें भी ड्रॉबैक है। वो तो है ड्रॉबैक, लेकिन उसके वजह से बहुत सारे फेनोमेना एक्सप्लेन भी हुए थे, ऐसा नहीं है। अब ड्रॉबैक देखो, फिर सुन लो ड्रॉबैक क्या था उसका। ड्रॉबैक ये था, यहां पे ये जो पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन फेनोमेना, ये इससे एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन चलो एक बार हो पाता, पोलराइजेशन नहीं हो पाता एक्सप्लेनेशन। क्यों? क्योंकि उसने अजम्पशन गलत किया था। लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, एक्चुअली इट वाज, बाद में पता चला भाई ट्रांसवर्स वेव है, वो रॉन्ग नहीं है, लेकिन लॉन्जिट्यूडनल या ट्रांसवर्स है। ये प्रूव किया था हमारे इसने मैक्सवेल ने बात बताई। मैक्सवेल ने बोला कि ये जो वेव है ना, अपना लाइट तो वेव है, लेकिन जो हाइगन बोल रहा है लॉन्जिट्यूडनल गलत है, एक्चुअली इट इज ट्रांसवर्स वेव। फिर उसने ये बोला हाँ ट्रांसवर्स वेव है, सब जगह ईथर मीडियम है और ट्रांसवर्स वेव ईथर मीडियम पास होता है। लेकिन फिर बाद में ये भी करेक्शन हुआ कि भाई ट्रांसवर्स वेव है ना, जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो बाद में पता चला। तब तक मैक्सवेल को भी लग रहा था नहीं, वो ईथर मीडियम जो बोल रहा है गलत सही है। कौन? हाइगन जो बोला था ईथर मीडियम है, पूरे मीडियम सब जगह प्रेजेंट है, वो मैक्सवेल को भी लगा होगा, मगर उसने करेक्शन ये किया, लॉन्जिट्यूडनल को ट्रांसवर्स किया। लेकिन बाद में जो मीडियम की बात है, मीडियम की बात ईथर, इसको रॉन्ग बताया गया। ईथर मीडियम की बात जो है उसको मॉर्ली और एक और साइंटिस्ट था, मॉर्ली और माइकल, ऐसा कुछ नाम था। ये दोनों ने मिलके प्रूव किया कि ईथर जैसा कोई मीडियम है नहीं, गलत बोल रहा है, हाइगन इज रॉन्ग, देयर इज नो सच थिंग एज मीडियम। माइकलसन मॉर्ली एक्सपेरिमेंट है नाम उसका, जहां पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करता है कि ऐसा कोई मीडियम है ही नहीं, जब जबरदस्ती मीडियम घुसा दिया जाए। इनफैक्ट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ट्रांसवर्स है, इसको मीडियम की जरूरत ही नहीं है। जबरदस्ती बोलते हैं मीडियम है, मीडियम की जरूरत है, नॉट रिक्वायर्ड है। ये आइंस्टाइन ने बाद में कंफर्म किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम की जरूरत ही नहीं है। आप लोग क्यों मीडियम के पीछे पड़े है ना? तो ये दो, अच्छा ये एक है, ये ड्रॉबैक, तो ये एक ड्रॉबैक निकल गया। पोलराइजेशन आप ड्रॉबैक बोल सकते थे, लेकिन जब लॉन्जिट्यूड से अपने ट्रांसफर्स को समझा दिया ना, तो ड्रॉबैक निकल गया, उसका एक्सप्लेन हो गया। ईथर मीडियम निकाल दिया बोल के कि भाई ये ट्रांसवर्स वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ईएम वेव्स है, और ईएम वेव को जरूरत नहीं है भाई। तो ये ड्रॉबैक भी निकल गया। लेकिन क्या हुआ, नए कुछ फेनोमेना आए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये हर्ट्ज ने किया था, हर्ट्ज ने, हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 में। हर्ट्ज साइंटिस्ट था, उसने किया था। फिर कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन वाज द साइंटिस्ट, उसने किया था। ये इफेक्ट्स जो देखने को मिले अराउंड 20th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी, ये इफेक्ट वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे। जिस तरीके से आपके पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस न्यूटन के कॉर्पस्कुलर थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पाए थे, उसी तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट
couldn't be explained with the help of wave theory, Huygens wave theory से वो भी explain नहीं हो पाए। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब आप थ्योरी लाएं, आप बहुत थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करें, कुछ नया फेनोमेना है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। लेकिन मैं भी बोल रहा हूँ वेव ऑप्टिक्स हम लोग यही क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि इसने बहुत सारी चीज एक्सप्लेन किया था, ऐसा नहीं है। और फिर मजेदार बात यह है कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए वापस बैक टू हिस्ट्री जाना पड़ा, पार्टिकल नेचर। वापस पार्टिकल नेचर, बिना पार्टिकल नेचर के एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। उसमें मैक्स प्लैंक नाम सुना होगा, क्वांटम फिजिक्स, फोटॉन्स, वहां पे उसने नाम चेंज किया। जो न्यूटन ने कॉर्पस्कल्स बोला था, मैक्स प्लैंक ने उसको फोटॉन्स नाम दिया, क्वांटम मैकेनिक्स, जिसकी मदद से ये सब एक्सप्लेन हो पाया। हम लोग पढ़ेंगे आगे 14 चैप्टर में इसको पढ़ने वाले हैं। और तब एक कंक्लूजन, आज की तारीख में कंक्लूजन ये है कि लाइट में ड्यूअल नेचर होता है। कभी कभी लाइट पार्टिकल नेचर जैसा काम करती है, कभी कभी लाइट वेव नेचर जैसा काम करती है। ज्यादातर लाइट वेव ही है, ज्यादातर वेव में ही रहती है, लेकिन कभी कभी वो पार्टिकल नेचर भी दिखाती है। इसलिए कहा जाता है कि वेव में दो नेचर है, ड्यूअल नेचर। जैसे इंसान भी होता है ना, दो तरीके का होता है, एक ही इंसान में दो अलग अलग प्रवृत्ति होती है, वैसे ही लाइट में भी दो प्रवृत्ति है। ज्यादातर तो वेव नेचर है, लेकिन कभी कभी ड्यूअल नेचर, पार्टिकल नेचर भी दिखाती है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे 14 चैप्टर में। ये पूरा हिस्ट्री है आपके लाइट का, जो आज तक हम पहुंचे यहाँ पे। आज की तारीख में ये माना जाता है कि लाइट में दोनों नेचर है, वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है। डोमिनेटिंग वेव नेचर है, लेकिन पार्टिकल नेचर भी है, जो मैक्स प्लैंक का है, न्यूटन का नहीं, मैक्स प्लैंक का क्वांटम थ्योरी, फोटॉन थ्योरी जो है वो अप्लाई होती है एज पार्टिकल नेचर, जिसको आइंस्टाइन ने भी अप्रूव किया हुआ है। तो आइंस्टाइन ने कोई चीज अप्रूव की तो डेफिनेटली काफी वो वजनदार हो जाती है। तो अब हम आएंगे हमारे हाइगन्स पे, जिसने हमको वेव थ्योरी को इंट्रोड्यूस कराया था। अब हम लोग उस पे आएंगे। बेसिकली जो चैप्टर का नाम है ना, वेव ऑप्टिक्स। तो आपको काफी कुछ थियोरेटिकल यहाँ लग रहा होगा, लेकिन आपको ये पता चलता होगा कितनी फैसिनेटिंग चीज है। ये जो लाइट टॉपिक है बड़ा फैसिनेटिंग है। लोगों ने कितना कुछ इस पर रिसर्च किया, क्या का इंटरेस्टिंग फिनोमेना। मैं लास्ट वीडियो बोला था कि आपको फिजिक्स 2 में से थोड़ा डिफिकल्टी लेवल स्टार्ट होगा, आपको डिफिकल्ट लगना शुरू। मैं आपको बताता हूँ क्यों, इसका कारण। इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण कि अभी तक का जो फिजिक्स था ना, उसमें क्या था, जितने फिनोमेना थे हमारे सामने दिखते थे, हम उसको देख सकते थे, कर भी सकते थे बहुत सारे। लेकिन अब यहाँ से क्या होगा, हम ऐसी चीज़ों की बात करें जिनका साइज बहुत छोटा है, माइक्रो लेवल पे साइज। अब वो हम देख नहीं सकते। अभी लाइट का आप देख थोड़ी सकते, वेव या जो भी है पार्टिकल नेचर आप नहीं देख सकते। मतलब आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा। यहाँ से इमेजिनेशन बढ़ जाता है। यहाँ हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, चार्जेस है, छोटे जो चार्जेस है, मैग्नेट है, वहाँ भी चार्जेस छोटे छोटे उसकी बात हो रही है, माइक्रो लेवल की बात होती है। अब जब माइक्रो लेवल पे हम बात करते हैं ना, तो हम फिर देख नहीं सकते वो चीज़, हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा इमेजिनेशन बढ़ना चाहिए। अब हमको हमारे इमेजिनेशन पावर को बढ़ाना, इमेजिन करना चीज़ें कैसी होती होंगी, हमको उस जगह पे अपने आप को रख के देखना है, ये जो हो रही है मेरे सामने तो कैसी हो रही है, क्योंकि आपको ऐसे तो नहीं दिखने वाला है वो चीज़। तो कई लोग इमेजिन नहीं कर पाते इस चीज़ को, इसलिए उनको यहाँ से अब धीरे धीरे फिजिक्स डिफिकल्ट लगना शुरू होता है। फिजिक्स डिफिकल्ट नहीं है, हमारा इमेजिनेशन थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, इसलिए हमको वो पार्ट डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं वेव नेचर या वेव थियरी। क्योंकि वेव ऑप्टिक्स है तो वेव थियरी। तो वेव थियरी में जैसे मैंने बोला, मैक्सवेल ने इसको पता है कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसको हम लोग EM वेव बोलते हैं शॉर्ट में। तो बेसिकली क्या होता है, कोई भी एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल होता है, उसमें से वेव प्रोड्यूस होता है। और वेव जो प्रोड्यूस होता है आपने पढ़ा होगा, एक तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हम पढ़ेंगे भी, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड।
तो ये सपोज ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, वर्टिकल जो मैं ड्रॉ किया हूं ना, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ब्लैक में सपोज, और ब्लू में मैंने जो ड्रॉ किया वो सपोज आपके मैग्नेटिक फील्ड है। आई होप आपको डायग्राम समझ में आ रहा है। मतलब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज ऐसे, ये सपोज लेट्स से ये आपका वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस का आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है। अब ये जो लाइन है इधर वाली, ये सपोज आपका जेड एक्सिस है, तो ये जो आपका ब्लू है ना, ब्लू मैग्नेटिक फील्ड है, बी से डिनोट होता है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और ये वेव अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा है, वेव इज गोइंग अलोंग एक्स एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, सो इमेजिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, और वेव जो प्रोपेगेटर है वो दोनों को परपेंडिकुलर है, तो ट्रांसवर्स वेव है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेव। इसको अंदर अच्छे से समझेगा, क्योंकि इस पे आगे एक्सप्लेनेशन भी है, जब हम लोग को स्टडी करना है फेनोमेना, तो ये कांसेप्ट हमको मालूम होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं, दो फील्ड्स, और वेव उनके परपेंडिकुलर मूव कर रहा है along the z axis, x axis यहाँ पे जो। तो ये बेसिक उसका नेचर है, अगर देखा जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरह से प्रोपोगेट होता है, इनको मीडियम की जरूरत नहीं है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत तरह के होते हैं, लाइट उसमें से एक है, लाइट उसमें से एक है, हम लोग लाइट ही पढ़ रहे हैं तो मैं लाइट के बारे में बताऊंगा। उसमें जो लाइट का वेवलेंथ है 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक है। आई होप यू नो नैनो, नैनो मतलब 10⁻⁹, नैनो इज 10⁻⁹। ये हमारी लाइट का रेंज है वेवलेंथ का, मतलब इसके अंदर ही हमारी जो कलर्स है ना, सब कलर्स लाइट के, वो इसके रेंज में लाई करते हैं। ज़्यादातर तो वेवग्योर आप बोल सकते हैं, इसमें वेवग्योर में क्या होता है, आपका जो ब्लू या वायलेट बोले, वायलेट सबसे कम वेवलेंथ, सबसे मिनिमम वेवलेंथ वायलेट, और सबसे लार्जेस्ट वेवलेंथ रेड, ऐसा है। तो ये आपका लाइट है, इसका ये रेंज है। और लाइट का स्पीड भी आपको मालूम होगा, उसको c से डिनोट करते हैं, उसका वैल्यू कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से लाइट मूव होता है। फास्ट, इससे फास्ट कोई चीज मूव नहीं हो सकती, आइंस्टाइन ने क्लियर बताया, नथिंग कैन मूव फास्टर देन लाइट, ये लाइट का स्पीड है। तो ये सब बेसिकली हम लोग थोड़ी बहुत चीज़ें जानते हैं लाइट के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, मीडियम की ज़रूरत नहीं है, ये उसका रेंज है जिसमें वो मूव करता है, जिसमें उसका वेवलेंथ लाई करता है, और ये उसकी स्पीड है। अब इसके साथ में एक और चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूं जो आपको आगे काम ही आएगा, वो है रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस, अभी जैसे मैंने बोला, अगर कोई सपोज मैं लिखूं Ng, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो ये मतलब एयर है, तो लाइट इज गोइंग फ्रॉम एयर मीडियम टू ग्लास मीडियम, इसका ये मतलब होता है। और इसको कैसे लिखा जाता है मालूम है, इसको एक्चुअली लिखते हैं Ng रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ऐसा लिखा जाता है। लेकिन एयर या वैक्यूम दोनों को एक ही समझा जाता है, उसका वैल्यू 1 है, तो ये सिर्फ Ng/1, तो सिर्फ Ng हो गया। तो इसको ऐसे भी लिखो, इसलिए लिखा जाता है इसको ऐसे, प्लीज अंडरस्टैंड, इसको ऐसे इसलिए लिखा जाता है क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, तो आपको एक क्लियर है। तो दिस इज ओनली व्हेन इट इज विद रिस्पेक्ट टू एयर। एक प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या बोलता है कि 1 आप करेंगे ना, तो ये ऐसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ग्लास ऊपर एयर नीचे। दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्स। यहाँ पे लाइट एयर से ग्लास जा रही है, यहाँ पे लाइट ग्लास से एयर पे जा रही है। दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, शायद आपने कहीं पढ़ा होगा रे ऑप्टिक्स में, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो सपोज दो मीडियम है, लाइट जा रही है फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम, तो आप इसको लेंगे N2/N1, ऐसा लिखा जाएगा भाई। जब इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्प्लिट किया जाएगा ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, ऐसा लिखा जाता है, भूलिएगा मत इस चीज को। प्लस इज आल्सो रिटन एज V1/V2, वेलोसिटी इन द फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी इन द सेकंड मीडियम। प्लस इसको ऐसे भी लिखा जाता है λ1/λ2, वेवलेंथ इन द फर्स्ट अपॉन वेवलेंथ इन द सेकंड मीडियम। ओके, V का फॉर्मूला n लैम्बडा है ना वेव के हिसाब से, तो जो V होगा वही लैम्बडा होगा। अब आप पूछेंगे सर फ्रीक्वेंसी, हाँ बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है फ्रीक्वेंसी का।
लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका स्पीड चेंज होता है, उसका वेवलेंथ चेंज होता है, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है एमसीक्यू का। एमसीक्यू में अच्छा सा क्वेश्चन बन जाता है व्हेन लाइट चेंजेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, these फैक्टर्स चेंज, क्या क्या चेंज हो सकता है। सॉरी, वेलोसिटी, वेवलेंथ, ये सब चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। अच्छी तरह याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यू में। और ये आपको यूज होगा सम्स में, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब मैं अगर हाइगन्स पे आऊँ, हाइगन, क्योंकि ये मैंने आपको बताया वेव का जो बेसिक नेचर है, जो मैक्सवेल ने हम लोग को बताया था वेव का नेचर, हर्ट्ज ने भी बताया था, हर्ट्ज ने भी इस पे वर्क किया था। अब मैं वापस हाइगन पर आ जाता हूँ, हाइगन पे, क्योंकि ये मेन आदमी है जिससे चैप्टर बनता है। हाइगन ने बोला कि ये जो लाइट, हमको पहले पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि लाइट के सोर्सेज कितने हैं। उसने बोला जो लाइट के सोर्स है ना, सोर्स ऑफ लाइट, वो दो तरह के हैं। एक उसने बोला कि प्राइमरी सोर्स होता है और एक होता है सेकेंडरी सोर्स। लाइट के दो सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब, प्राइमरी मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट हो, जो खुद लाइट बनाते हो या इमिट करते हो, जैसे कि हीट के हिसाब से या टेम्परेचर के हिसाब से सन, स्टार्स, फिर करंट के हिसाब से आपका टीवी, एलईडी, करंट फ्लो होता है तो लाइट चलती है। फिर केमिकल रिएक्शंस, केमिकल या न्यूक्लियर रिएक्शंस, उसके हिसाब से, जैसे आपका फायर क्रैकर्स है, फायर क्रैकर्स, या फिर आपका न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, वहां भी लाइट होती है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो ये सब लोग की प्राइमरी, ये लोग खुद लाइट बनाते हैं, उनके उनमें खुद लाइट निकलती है, इनको किसी की मदद नहीं। ये चीजें होने से इनमें से खुद लाइट निकलती है, बनती है, मतलब प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है। तो ये हो गया आपके प्राइमरी सोर्सेज ऑफ लाइट। सेकेंडरी कौन है? जिनकी खुद की लाइट नहीं है, वो लाइट लेते हैं प्राइमरी से और फिर वो रिफ्लेक्ट या स्कैटर करते हैं। अभी जैसे मैं हूँ, मुझे आप क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि लाइट मेरे बॉडी पे गिर के रिफ्लेक्ट हो रही है, तो आपको दिख रहा है। तो सेकेंडरी में क्या होता है? लाइट फ्रॉम प्राइमरी, light from primary is reflected और scattered। कौन कौन आता है? मैं, आप, हम सब, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लैनेट्स, मून, ऑल दीज थिंग, मेजॉरिटी सब सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लाइट। तो ये सबसे पहला हाइगन ने आइडेंटिफाई किया कि प्राइमरी सोर्स क्या है और सेकेंडरी सोर्स क्या है क्योंकि उसके हिसाब से उसको एक्सप्लेन करना था कि लाइट कैसे मूव होती है। ठीक है, तो उसने पहला चीज ये समझाया। अब उसका मेन आया कि किस वजह से, क्या कारण है कि लाइट मूव होती है एज पर वेव थियरी। वेव थियरी के हिसाब से लाइट कैसे आगे मूव होती है, उसके लिए उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज किया और वो टर्म का नाम है वेव फ्रंट। पूरा का पूरा उसका जो एक्सप्लेनेशन है ना वेव थियरी का, ये वर्ड के ऊपर ही बैठा हुआ है। ये वर्ड ही उसका बेस है, मेन बेस है वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट को लेके उसने अपना पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। वो आप हम लोग देखेंगे आगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, सब वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है हाइगन के वेव थियरी में। क्या है ये वेव फ्रंट? देखिए, एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अभी सपोज एक लाइट का सोर्स है, ठीक है। अब इस लाइट के सोर्स से लाइट मूव करेगी चारों तरफ, सब तरफ मूव करेगी, है कि नहीं? ये आपका सोर्स है, सब तरफ लाइट मूव करेगी। After some time t, with a speed v, लाइट एक ऐसी जगह पे पहुंचेगी जहां पे पूरा एक ऐसा एक सरफेस बनेगा। इनका डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस विल बी इक्वल टू c into t। ये जो डिस्टेंस होगा ये ct होगा। ये पूरा एक सरफेस बनेगा। कौन सरफेस का शेप क्या होगा? जिससे बॉल होता है ना, फुटबॉल, स्फेरिकल शेप होगा। वो सरफेस का पूरा स्फेरिकल शेप होगा। ये जो पूरा सरफेस है इसको हम बोलते हैं वेव सरफेस। हाइगन ने नाम क्या दिया? वेव सरफेस। और उसने बोला कि इस पे जो पॉइंट्स होंगे ना, जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब के सब इन फेज होंगे, इन फेज।
क्योंकि उन्होंने सोर्स से सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया है। देखिए जब पार्टिकल वाइब्रेट करता है तो हर बाजू वाला पार्टिकल का फेज अलग होता है, लेकिन जिन लोग सबने साथ में स्टार्ट हुए हैं और सेम डिस्टेंस जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनका जो टोटल सबका समय लोकस, सबका लोकस को हम लोग लोकस बोलते हैं, लोकाई ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ मीडियम एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स, एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कि इनका दे आर इन फेज, दे आर इन फेज। सब लोग सेम फेज में होंगे, पूरा स्फेरिकल शेप का होगा ना, वो इन सेम फेज में होगा। वो वेव सरफेस है और जो इन फेज की वजह से उसने नाम इनको दे दिया वेव फ्रंट। बाद में उसको उसने नाम दिया वेव फ्रंट। बोला ये वेव फ्रंट जो है ना, वही रिस्पॉन्सिबल है लाइट एनर्जी को आगे बढ़ाने में, आगे प्रोपोगेट करने में। वेव फ्रंट क्या है? Locus of all the points in a medium at the same distance from the source which are in phase, same phase में होंगे, same distance होंगे सोर्स के, और वो लोग क्या हेल्प करेंगे? वो हेल्प करेंगे लाइट को आगे मूव करने के लिए। उसी को उसने नाम दिया, एक्चुअली वेव सरफेस बनता है, लेकिन उनकी वजह से लाइट आगे मूव हो रहा है, इसलिए उसने नाम दिया वेव फ्रंट। वो लोग काम कर रहे हैं लाइट को आगे मूव, फ्रंट आगे बढ़ाने में, फ्रंट में, इसलिए उसने इसका नाम दिया वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट तीन तरह के उसने बताए। जो वेव फ्रंट है ना, उसने तीन तरह के बताए। पहला बताया स्फेरिकल, दूसरा बताया उसने प्लेन, और तीसरा बताया सिलिंड्रिकल। तीन वेव फ्रंट बताए। स्फेरिकल कैसे होगा? अभी एक पॉइंट सोर्स है, तो यहां से डाइवर्स होगी ना, लाइट डाइवर्स होगी, तो यहाँ पे जो वेव फ्रंट बनेगा वो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। फिर अगर सपोज ये जो डाइवर्स लाइट आ रही है, ये जो डाइवर्स लाइट आ रही है, अगर ये किसी कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे हो, तो ये क्या हो जाएगा? सब स्ट्रेट आ जाएंगे। लाइट फ्रॉम द फोकस आफ्टर लेंस विल बी पैरेलल, तो सब पैरेलल हो जाएंगे। तो पैरेलल हो जाएंगे तो इनका वेव फ्रंट क्या बनेगा? इनका वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। दे विल फॉर्म व्हाट इज कॉल्ड एज प्लेन वेव फ्रंट। ये तो बाहर निकलेंगे एज अ प्लेन वेव फ्रंट। इसको नाम दिया गया प्लेन वेव फ्रंट, इसको नाम दिया स्फेरिकल वेव फ्रंट। वेव फ्रंट ये है, ये वेव फ्रंट है, पूरा स्ट्रेट आगे जा रहा है। एक्चुअली दूर से भी कोई लाइट आती है, जैसे सन की आप लाइट देखिए, अगर आप विंडो में देखेंगे सन की लाइट बाहर आ रही है, सन से एक्चुअली लाइट डाइवर्ज होती है, स्फेरिकल है, लेकिन जब बहुत लंबा डिस्टेंस लाइट ट्रैवल करती है ना, तो वो जो स्फेरिकल है ना, धीरे धीरे प्लेन होता है। इसलिए विंडो में से देखिएगा लाइट जब आ रही है ना सुबह के टाइम, प्लेन के फॉर्म में आएगी, अच्छा डाइवर्सिफाई होकर नहीं आएगी, प्लेनर फॉर्म में आएगी। सो दैट इज अ प्लेन वेव फ्रंट। और तीसरा सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल मतलब कोई लीनियर लाइट है, सपोज ट्यूब लाइट जैसा कोई लाइट है आपकी, तो इसमें से जो आपको वेव फ्रंट मिलेगा ना, वो ऐसा मिलेगा, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट मिलेगा। तो इसमें से जो लाइट निकलेगी एज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। अब ये पार्ट आपको नहीं है, आपको अभी सिर्फ यही पार्ट पढ़ना है, तो उसका हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अब क्या उसने बोला कि ये जो वेव फ्रंट बनेगा ना, तो वहां पे हर पॉइंट पे आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने का, नॉर्मल, जिसको कहा नॉर्मल, नॉर्मल लाइन ड्रॉ करने का, परपेंडिकुलर एट ईच पॉइंट, हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। और ये नॉर्मल क्या बताएगा? इसको उसने नाम दिया वेव नॉर्मल, वेव नॉर्मल। और बोले जो वेव नॉर्मल है ना, ये बताएगा लाइट का डायरेक्शन, लाइट किस डायरेक्शन में आगे मूव हो रही है, इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड एज वेव नॉर्मल, व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर जो लाइन बाहर निकलेगी उसको वेव नॉर्मल बोला। और ये वेव नॉर्मल बताएगा लाइट किस डायरेक्शन में आगे मूव हो रही है। तो वेव फ्रंट के साथ बनेगा वेव नॉर्मल। वेव फ्रंट सरफेस है और वेव नॉर्मल लाइन है जो डायरेक्शन बताएगी लाइट इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स। मतलब एक वेव फ्रंट बना, परपेंडिकुलर आगे गया, दूसरा वेव फ्रंट परपेंडिकुलर आगे, तीसरा, मतलब वेव फ्रंट के फॉर्म में लाइट आगे जा रही है। इन द अलग मतलब वेव फ्रंट बनते जा रहे कंटिन्यूअस और लाइट आगे बढ़ती जा रही है। ये उसका एक्सप्लेनेशन था, किसका? हाइगन का, टू एक्सप्लेन थियरी। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो हाइगन का प्रिंसिपल है वेव फ्रंट का, वो किस तरीके से वेव फ्रंट बनता है,
किस तरीके से लाइट रुक जाती है, आगे मूव होती है, जो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में समझाया, मैं उसको डायग्रामेटिक हम लोग समझेंगे। और इस बेस पे उसने किस तरीके से इसी वेव फ्रंट की मदद से किस तरीके से उसने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अलॉन्ग विद द लॉज उसने अपने वेव थियरी से एक्सप्लेन किया। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप आपको आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा। लाइट अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, क्योंकि हमारे दिन भर का पूरे दिन हम लाइट के साथ एसोसिएट होते हैं, हर चीज़ जो हमारे आजू बाजू लाइट की वजह से है। तो लाइट हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बारे में जो भी चीज़ जानेंगे तो हमको डेफिनेटली अच्छा लगना चाहिए, मतलब इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।